तो आतंकवाद ये सिर्फ एक हिंसक कार्रवाई नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। सवाल ये है कि इस अदृश्य दुश्मन से भारत आखिर लड़ कैसे रहा है। चलिए, आज भारत की जो आतंकवाद रोधी रणनीति है, जो लगातार बदल रही है, उसको जरा गहराई से समझते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख है 10 नवंबर 2025। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और उसके पास एक जोरदार कार बम धमाका। इस एक घटना ने सिर्फ शहर को नहीं, बल्कि सच कहूं तो पूरे देश को हिला के रख दिया। आतंकवाद का वो क्रूर चेहरा एक बार फिर हम सबके सामने था। देखिए, ये हमला सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन बनकर नहीं रह जाता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से इसका असली मतलब क्या है। क्या ये बस एक अकेली दुखद घटना है, या फिर ये किसी बहुत गहरी और उलझी हुई समस्या की तरफ इशारा कर रहा है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली हमले की, जो एक चेतावनी की तरह था। फिर आतंकवाद के जो अलग अलग रूप हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भारत का सुरक्षा कवच यानी हमारा सिक्योरिटी शील्ड कैसा है। फिर एक व्यापक रणनीति पर बात करेंगे और वैश्विक स्तर पर क्या कोशिशें हो रही हैं वो भी देखेंगे। और आखिर में एक जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से, वो दिल्ली हमला जिसने इस पूरे मुद्दे को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया। अब देखिए, जैसे ये ब्लास्ट हुआ, एक्शन तुरंत शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत FIR दर्ज की, जो कि एक बहुत सख्त कानून है। जाहिर है शक एक बड़े आतंकी नेटवर्क पर था, तो जांच भी उसी लेवल की शुरू हुई। लेकिन यहाँ असली चुनौती सिर्फ नेटवर्क को पकड़ना नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि हमारे इतने विविध समाज में एकता कैसे बनाए रखी जाए। अब ये समझना जरूरी है कि दिल्ली का धमाका कोई अकेली घटना नहीं है। ये तो बस एक लक्षण है, एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स समस्या का। भारत जिस खतरे का सामना कर रहा है, उसके कई चेहरे हैं और ये लगातार अपना रूप बदल रहा है। तो ये खतरे हैं कौन कौन से? देखिए, एक तो है क्लासिक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो लगातार चलता रहता है। फिर है अर्बन टेररिज्म, यानी शहरों में बड़े ठिकानों पर हमला करके दहशत फैलाना। और अब तो घरेलू कट्टरपंथ भी एक बड़ी चुनौती बन गया है, जहां लोग ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी लंबी समुद्री सीमा का इस्तेमाल भी घुसपैठ के लिए होता है। और सबसे नया मोर्चा है साइबर और टेक का, मतलब एन्क्रिप्टेड मैसेज, ड्रोन, यहाँ तक कि केमिकल हमले का खतरा भी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ये काफी कुछ बताते हैं। गृह मंत्रालय का ये डेटा दिखाता है कि 2004 से 2014 के बीच जहां लगभग 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, वह 2014 से 2024 के बीच ये आंकड़ा घटकर करीब 2,242 पर आ गया। मतलब एक बहुत बड़ी गिरावट। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा पूरी तरह टल गया है। और यहीं पर एक और चिंताजनक बात सामने आती है। 2023 के मुकाबले 2024 में सांप्रदायिक दंगों में 84% की बढ़ोतरी देखी गई। अब शायद लगे कि इसका आतंकवाद से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि आतंकवादी संगठन समाज में फैली इसी अस्थिरता का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, आतंकवाद का तरीका अब बदल रहा है। पहले बात होती थी घुसपैठ की, बम धमाकों की, अब लड़ाई साइबर स्पेस में आ गई है। एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, ऑनलाइन भर्ती, प्रोपेगेंडा, ये आज के हथियार हैं। मतलब युद्ध का मैदान ही बदल गया है। तो सवाल ये उठता है कि इन बदलते खतरों से निपटने के लिए भारत के पास क्या है? हमारा सुरक्षा कवच, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म आखिर कैसा है? भारत का जो काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क है, वो असल में कई लेयर्स में बना है। एक तरफ हमारे पास UAPA और NIA एक्ट जैसे सख्त कानून हैं। दूसरी तरफ NIA और MAC जैसी संस्थाएं हैं जो जांच और कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। फिर आती हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां IB, RNW, NTRO, जो हमारी आंख और कान हैं। और आखिर में NSG और राज्यों की ATS जैसी स्पेशल फोर्सेस जो जमीन पर एक्शन लेती हैं। तो हमारे पास ये एक मजबूत ढांचा तो है, लेकिन असली चुनौती है इन सब के बीच तालमेल बिठाने की। कई बार डेटा शेयरिंग में दिक्कतें आती हैं या एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र आपस में टकरा जाते हैं, और यही चीजें हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी को कम कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने खतरों को समझ लिया, अपनी ताकत और कमजोरियों को भी देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए एक फुल प्रूफ प्लान क्या होना चाहिए?
तो भविष्य की रणनीति इन 5 पिलर्स पर टिकी हो सकती है। पहला, एजेंसियों के बीच रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को और बेहतर बनाना। दूसरा, एआई और एंटी ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। तीसरा, आज के खतरों के हिसाब से कानूनों को और मजबूत करना और मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाना। चौथा, बॉर्डर सिक्योरिटी को स्मार्ट फेंसिंग और कोस्टल रडार से अपग्रेड करना। और पांचवां, और शायद सबसे जरूरी, समाज के साथ मिलकर काम करना, ताकि कट्टरपंथ को जड़ से ही रोका जा सके। एक बात और, ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है। आतंकवाद एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इससे निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पर भी कोशिशें हो रही हैं। इन्हीं कोशिशों में एक बड़ा कदम है यूएन की ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, जो 2006 में अपनाई गई थी। ये एक तरह का ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिस पर दुनिया के सभी देश आतंकवाद से लड़ने के लिए सहमत हुए हैं। और ये यूएन स्ट्रैटेजी 4 चीजों पर जोर देती है। पहला, उन वजहों को ही खत्म करना जिनसे आतंकवाद फैलता है। दूसरा, आतंकवाद को रोकना और उससे लड़ना। तीसरा, देशों की क्षमता बढ़ाना। और चौथा, ये सब करते हुए मानवाधिकारों का सम्मान करना। ये सोच भारत की अपनी रणनीति से काफी मिलती जुलती है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बुनियादी सवाल पर लौटते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रूस हॉफमैन ने कहा था, आतंकवाद राजनीतिक बदलाव लाने के लिए हिंसा या उसकी धमकी के जरिए जानबूझकर डर पैदा करने और उसका फायदा उठाने का नाम है। मतलब असली हथियार हिंसा नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाला डर है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। और यहीं पर आकर हम उस सबसे मुश्किल सवाल पर पहुंचते हैं जिसका सामना हर लोकतंत्र को करना पड़ता है, कि कैसे एक देश अपनी सुरक्षा को तो लोहे की तरह मजबूत बनाए, लेकिन साथ ही अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और आज़ादी को भी बचाकर रखे। सुरक्षा और स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही शायद इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है।